नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम दावों के बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में बालू का अवैध कारोबार जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे गांधी सेतु के पास सैकड़ों नावें लगती हैं, जिन पर सोन से बालू लाया जाता है और फिर दूसरे जिलों में सप्लाई की जाती है। जब राजधानी से सटे इलाकों में प्रशासन आंखें मूंदे है तो दूर दराज के इलाकों के हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पीला सोना का लूट अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रशासन लाख दावा कर रहा है। खनन विभाग के जो मंत्री हैं वो लाख दावा करते हैं कि पीले सोने की जो लूट है उस पर नकेल कस दी गई है। लेकिन हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये गांधी सेतु के नीचे की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से ये पीला सोने का जो लूट है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ट्रैक्टर की जो लंबी कतार है, नाव जो है इस तरह से यहाँ पे लगा है जैसे मानो नाव का ये मेला है। और सभी नाव से जो है वो पीला सोना जो लूट करके जो लाया गया है, जो सोन नदी से कहें या फिर गोलवरपुर की तरफ से कहें, सभी को यहाँ पे ला करके और यहाँ पे अनलोड किया जाता है नाव से। और उसके बाद ट्रैक्टर पे लोड करके, ट्रक पे लोड करके जो उत्तर बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे या फिर जो बिहार से सटे हुए यूपी के जिले हैं, बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे इन पीला सोने का जो है वो जो खेल है वो किया जाता है। पीला सोना जो है वो पहुंचाया जाता है। और रोज की यह तस्वीर है। लगातार इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरे तौर पे बालू की एक पहाड़ सी बना दी गई है। और यहाँ पे ये अवैध कारोबार जो है वो बरसों से यूं ही चला रहा है। हालांकि लगातार शासन प्रशासन जो है वो दावा करता है कि हम पीला सोना की लूट जो है उस पर नकेल कस दिए हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि कथनी और करनी में काफी फर्क है। भले ही ये अभी जो है वो सोने का खनन शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धड़ल्ले से इन नावों में बालू भर के लाया जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है, ट्रैक्टर पे लोड करके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, इससे कतई ये नहीं माना जाएगा कि ये जो है लीगल कारोबार है। पूरे तौर पे ये तस्वीर बताने को काफी है कि ये जो कारोबार है ये काला कारोबार है और इनलीगल ये है। बहरहाल देखना होगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद अब खनन मंत्री या इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ करते हैं, अपने बचाव में क्या दलील देते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। पटना सदर प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर लंबी कतार लग रही है। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के बावजूद समय पर जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा और उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहां आने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं जिन्हें पढ़ाई छोड़कर लाइन में लगना पड़ रहा है। पटना सदर प्रखंड के राइट टू पब्लिक सर्विस सेंटर का हाल दिखाने जा रहे हैं, जहां सारी व्यवस्था दम तोड़ रही है। भीड़ देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि शायद कोरोना खत्म तो नहीं हो गया। जरा देखिए अब सदर प्रखंड पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं या आम लोग हैं उनकी हुजूम लगी हुई है। कोई देखने वाला नहीं है और कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। यानी देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 9 बजे से लोग शाम के 4 बजे तक इसी तरह कतार में लगते हैं। कारण ये है कि जाति, आय और आवासीय जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। लोग ऑनलाइन अप्लाई करते भी हैं लेकिन ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा। फिजिकली यहाँ आने के बाद काम नहीं होता है। कोई 7 दिन से चक्कर लगा रहा है, कोई 10 दिनों से चक्कर लगा रहा है। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जमा करना है लेकिन जाति, आय, आवासीय की वजह से फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। जरा परेशानी जानते हैं, क्या परेशानी हो रही है? कब से दौड़ रहे हैं? 2 दिन से दौड़ रहे सर। 2 दिन जी। क्या बोला जा रहा है? आते लाइन में शटल गिर जाता है। आते हैं लाइन में लंबा लाइन रहता है, शटल गिर जाता है। ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है? ऑनलाइन अप्लाई किया, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। परेशानी ये है कि मैंने 10 तारीख को क्या बोलते हैं ऑनलाइन किया था। 10 तारीख को ऑनलाइन कर जमीन का रसीद देने के साथ साथ वो अस्थायी बन गया। फिर 2 दिन से आ रहे हैं, लिंक नहीं है, लंबा रहते हैं, फिर से चले जाते हैं। ठीक है ना, 11 बजे से क्लास करके आते हैं, 11-12 बज जाता है। इस कारण से हमको लास्ट लाइन मिलता है। कितने देर से हैं यहाँ? हम तो कभी अभी 3-4 घंटे हो गए लाइन में हूँ। देख रहे हैं कितने बड़े लाइन के सामना करना पड़ रहा है। बाहर देखिए पैसा लेकर 200 रुपया में जातीय आवासीय बनाया जा रहा है। कौन कौन है? बाहर से लोग हैं। तो ये परेशानी है। जो स्टूडेंट हैं वो देखिए किस तरह से जाति, आय, आवासीय के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आरोप ये भी है कि ब्लॉक पर प्रवेश करते ही कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं
200 रुपया और 300 रुपया दीजिए, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन कतार में लगने के बाद जरा हम कैमरामैन सुबोध को कहेंगे अब कतार को दिखाइए कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। निश्चित रूप से सवाल उठ रहा है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है या फिर जो आरटीपीएस काउंटर है वहां पर व्यवस्था बेपटरी क्यों हो रही है, जो जाति आय आवासीय है वो समय पर क्यों नहीं बन रहा है। स्टूडेंट्स भी सवाल पूछ रहे हैं, आम लोग सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी उसका शायद जवाब नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने SC/ST और कल्याण मंत्री संतोष कुमार मांझी के आवास के बाहर धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि सैनिटाइजेशन के नाम पर छात्रावास को खाली कराया जा रहा है। छात्रों से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वीआईपी सड़कें माना जाता है और यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भी मंत्री है, लेकिन उनके घर के ठीक दरवाजे के बाहर बड़ी संख्या में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे और ये तमाम छात्र अंबेडकर छात्रावास में रहते हैं और इनकी शिकायत है कि इनके छात्रावास को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है और उसी के विरोध में तमाम जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए और हाथों में किताब कॉपी लेकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि विरोध का एक नया तरीका इन्होंने शुरू किया है और अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। मंत्री इस वक्त घर के अंदर है लेकिन छात्र बैठे हुए हैं। आप यहाँ जमीन पर बैठकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं। हम लोग आज यहाँ पे संतोष कुमार सर के पास, मंत्री हैं जो कल्याण छात्रावास के, उनके पास हम लोग घर पे यहाँ बैठे हुए। हम लोग का हॉस्टल खाली करवाने के लिए आवेदन आया था कि हॉस्टल खाली करवा देना चाहिए और हॉस्टल खाली करवाने का पर्पस ये कहा गया कि सैनिटाइज करवाना है। सैनिटाइज के नाम पे ये लोग छात्रावास को खाली करवाया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तमाम जो हैं वो छात्र हैं और मुश्किल से पटना पहुंचकर पढ़ाई करते हैं और ये तमाम छात्र अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं, लेकिन इनका आरोप है कि सैनिटाइजेशन के नाम पे इनके छात्रावास को खाली कराया जा रहा है। और बहरहाल अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विरोध का एक नया तस्वीर। शांति से जमीन पर बैठकर हाथों में किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और मंत्री से आग्रह भी कर रहे हैं कि उनकी समस्या को सुना जाए और उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप को देखकर कोई बड़ा फैसला किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। 8 अक्टूबर को लखीसराय के हलसी प्रखंड के 10 पंचायत में मतदान होगा। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान से पहले ASP अभियान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में 8 अक्टूबर को हलसी प्रखंड के 10 पंचायतों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हलसी प्रखंड में फ्लैग मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में SSB के जवान हैं और यहाँ पे खुद इस फ्लैग मार्च का मॉनिटरिंग लखीसराय SP अभियान अमृतेश कुमार कर रहे हैं। अभी हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से यहाँ फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिसमें SSB और STF चीता हमारी शामिल है। हमारे साथ SDPO इस जिला के हैं और हम लोगों का ये उद्देश्य है जो मतदाता है वो निर्भीक होकर मतदान करें और जो शरारती तत्व हैं उनके लिए हमारा संदेश है कि आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करें, नहीं तो हम लोग इस संबंध में सख्त रहेंगे और जो दिशा निर्देश है चुनाव आयोग का उसको हम लोग पालन करवाएंगे। आपने सुना लखीसराय पुलिस मुस्तैदी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है और शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान करवाने का दावा भी कर रही है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार रमई यादव हाथी पर सवार होकर अपना प्रचार कर रहे हैं। रमई यादव का अनोखा प्रचार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रमई यादव हाथी पर सवार हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। रमई यादव के इस अनोखे प्रचार को लोग खूब देख रहे हैं। अब देखना होगा कि रमई को इस प्रचार का कितना फायदा होता है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से विदेशी सुपारी जब्त की गई है। छपरा में ट्रेन से विदेशी सुपारी जब्त की गई है। 3,26,000 की यह विदेशी सुपारी बताई जा रही है, जिसको जब्त किया गया है। सद्भावना एक्सप्रेस में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गए, लेकिन विदेशी सुपारी को जब्त कर लिया गया है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में बिहार के एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम वीरेंद्र पासवान है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र बांका के रहने वाले थे। श्रीनगर के मदीना चौक लाल बाजार इलाके में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र श्रीनगर में ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मदीना चौक लाल बाजार के इस इलाके में इस वक्त जिंदगी आम है, लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पे पेश आया, जो कत्ल यहाँ पे हुआ वीरेंद्र पासवान का, इसी जगह पे यहीं पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। यहीं पे उनकी लाश पड़ी हुई थी, उनका यहाँ पे कत्ल किया गया। वो यहाँ पे गोलगप्पे का कारोबार करते थे, एक छोटी सी ठेली चलाकर अपना और अपनी घर वालों की कफालत करता था, यानी घर चलाता था। पूरे इलाके को बिहारी चौक के नाम से ये मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे सालों से बिहारी मेहनतकश लोग हैं, हर जगह मेहनत करते हैं, हुनरमंद हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पे आते हैं हर साल। क्या काम करते हैं यहाँ? पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम करते हैं। कितने साल से? 10-15 साल हो गए सर। आपने कल सुना यहाँ पे? नहीं, सुबह सुना, इधर आया चौक पे तो। अच्छा, सुबह सुना। जी जी। फिर उसके बाद सब बोल रहे थे ना, एक आदमी मरा है। उसको जानते थे? ना, उसको कहाँ जानते हैं, हम लोग गोपालगंज के हैं। बिहार तो बहुत बड़ा है ना। अच्छा अच्छा, बिहार बड़ा है, मान लीजिए कोई सीतामढ़ी का है, कोई सिवान का है, गोपालगंज का है, ऐसे करके। कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं, मगर थोड़ा सा सुन के डर होता है ना सर। गोपालगंज से ये सुना आपने कल? जी सर, हाँ सुने थे सुबह चौकी क्या में सुना? कि हाँ एक बिहारी को गोली मारकर। अच्छा जी। उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपको क्यों नहीं डर लगता है? डर तो लगता है, मगर दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है सर। श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की है। निश्चित रूप से यह घटना निंदनीय है। यहाँ के वीरेंद्र पासवान जो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर गए थे, उनको आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला है। यह एक मानसिकता है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जो पीड़ित है उसको सरकार के तरफ से, बिहार सरकार तरफ से और कश्मीर के तरफ से उसके पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना आतंकियों को सबक सिखाएगी। जो काम किया है यह कायराना हमला है। इस तरह के हमले से आतंकवादियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारत सरकार और हमारी सेना ऐसे कायराना हमले की उत्तर और जवाबदेही लेते हुए इन पर हमला कर करके अपना बदला जरूर लेगी। श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या को कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीर में एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं आंतरिक सुरक्षा में जिस तरह के बंदोबस्त होनी चाहिए वो कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। हालत वहाँ के फिर से बिगड़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार को वहाँ के लोगों से बातचीत करके एक सामाजिक स्तर पर भी यूनिटी बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी श्रीनगर में बिहार के युवक की हत्या की निंदा की है। उन्होंने आतंकियों की हरकत को कायराना करार दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और वीरेंद्र पासवान जी बिहार के रहने वाले थे, गरीब परिवार से थे। वहाँ वो मजदूरी करने गए थे और उनके साथ ये घटनाएं घटी है उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। ये बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 1 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईओयू की छापेमारी में आय से 51% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। कई फ्लैट और दुकान के मालिक हैं संजय कुमार। पटना के केतान मार्केट में संजय कुमार की दुकान है। यूपी के नोएडा में संजय कुमार का 3 BHK का फ्लैट भी है।
और अब बात करेंगे छपरा लूट के आत्महत्या कनेक्शन की, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। छपरा के मढ़ौरा में सोमवार को कैश वैन के स्टाफ से 40 लाख रुपए की लूट मामले में 18 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। रुपयों की यह बरामदगी भेल्दी थाना क्षेत्र से की गई है, जहां पर 6,50,000 की रकम की बरामदगी खरीदहा गांव में आरोपी सोनू के घर से की गई। ये रुपये मिट्टी में दबाकर रखे गए थे। वहीं 3,50,000 रुपए भेल्दी के ही दूसरे इलाके से बरामद की गई, जबकि 8 लाख रुपए आरोपी अंशु की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मामले में पैसा बरामद होने के बाद एक आरोपी सोनू की मां और बहन ने खुदकुशी कर ली। सोनू की बहन का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें एक व्यक्ति के नाम की चर्चा की गई है। साथ ही सोनू को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे कैश वैन के स्टाफ मुकुंद पाठक से 40 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज निकाला। मंगलवार को 2 आरोपियों की तस्वीर सामने आई, जिसमें बाइक पर लाल टी शर्ट पहनकर पीछे बैठा युवक आरोपी सोनू है, जिसके घर पर छापेमारी कर 6.5 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तारी हुई, उसमें कुछ हथियार और कुछ पैसा बरामद हुआ था और उन्हीं की जो गिरफ्तार हुए उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने किसी भावनात्मक आवेश में आकर आत्महत्या कर ली है। वही लाश बरामद हुआ और उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं पोस्टमार्टम। क्या कार्रवाई होगी? आगे जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ? हाँ, वो बरामद हुआ कल शाम को ही। तो आरोपी सोनू की बहन रूपा का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। बहन रूपा ने लिखा है कि भाई सोनू को हमने बहुत समझाया, लेकिन उसे कुछ लोगों ने बरगला दिया। कोई मेरे पिता पर हाथ उठाए ये सपने में भी नहीं सोच सकती। पुलिस पर भी कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कानून सिर्फ पैसे वाले का होता है। बेटे की गलती पर मां बाप गलत नहीं होते। बिहार में उपचुनाव में रण को लेकर संग्राम जारी है। अब जेडीयू ने कांग्रेस और आरजेडी पर अलग अलग उम्मीदवार उतारने को मैच फिक्सिंग बताया है। वहीं आरजेडी कांग्रेस ने भी जेडीयू को बीजेपी का पिछलग्गू बता दिया है। दिखता है कि मैच फिक्सिंग है, और वो मैच फिक्सिंग किस तरह का, जिस तरह से तेज प्रताप और तेजस्वी का मैच जो फिक्स है राजद में, कि ये दोनों दिखते जरूर हैं अलग पर अंदर से एक हैं, तो उसी स्थिति को आप देखेंगे कि इस बाई इलेक्शन में भी उसी के तहत इन लोगों ने उम्मीदवार उतारा है। खुद तो बीजेपी की पिछलग्गू बनी हुई है, तो दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय जेडीयू को ये बताना चाहिए कि वो क्यों बीजेपी की बी टीम बनी हुई है और क्यों बीजेपी के साथ हर मुद्दे पर बात कुछ करती है और फिर पीछे हट जाती है। तो मैच फिक्सिंग तो उनका है। मैच फिक्सिंग तो जेडीयू और भाजपा के लोग करते हैं। जिस तरीके से पिछले चुनाव में आपको देखने को मिला होगा कि चुनाव में जो जनादेश है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मिला था, लेकिन मैच फिक्सिंग करके और मतगणना केंद्र पर जेडीयू और भाजपा के लोगों ने मैच फिक्स करने का काम किया और जनादेश का चोरी करने का काम किया। ये जनादेश लुटेरे क्या बोलेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने भी महागठबंधन में विवाद को दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के झगड़े हाथी के दांत जैसे हैं, जो दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और। लोगों को दिखाने के लिए महागठबंधन में जुड़ते और जुड़ते रहते हैं, लेकिन हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है। वही सोनिया गांधी और लालू यादव जी हैं, जो आपसे फिक्स मैच करते हैं और जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अब जनता उल्लू बनने वाली नहीं है। पशुपालन मंत्री रहे भोलाराम तूफानी के बहाने जेडीयू ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद महादलितों का मजाक उड़ाते रहे हैं। उन्होंने भोलाराम तूफानी को बलि का बकरा बनाया था। आपको बता दें कि कल वर्चुअल संबोधन में लालू प्रसाद ने हेलीकॉप्टर से भोलाराम तूफानी को गांव भेजने की चर्चा की थी। लेकिन कल वर्चुअल सम्मेलन में यह बात भी उनको अपने नेताओं को बताना चाहिए था कि हम भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर घुमाए और उनसे बैठ के फाइल पर दस्तखत करवाते थे और उनको अभियुक्त बनवा दिए।
तो दलितों के साथ इस तरह का काम करने का स्वभाव है लालू प्रसाद जी का। भोलाराम तूफानी जी बेचारे को बलि का बकरा उन्होंने बनाया और अपनी अकूट संपत्ति उन्होंने देश और दुनिया में खड़ी की, जमीन जायदाद उसी पैसा से। और भोलाराम तूफानी बेचारे आत्महत्या के प्रयास करने लगे। आत्मग्लानि हुआ। कोई भी शरीफ आदमी को आत्मग्लानि होगा कि हमने ये क्या कर दिया। पंचायत चुनाव में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। पूर्णिया के भवानीपुर जिला परिषद संख्या 7 से पूर्व मंत्री और रुपौली की विधायक बीमा भारती और दबंग पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल की बेटी रानी कुमारी चुनाव लड़ रही है। रानी की मां बीमा भारती 5 बार रुपौली की विधायक हैं और रानी ने जीत के बाद जनता की सेवा का भरोसा दिलाया। मैं अपनी मम्मी पापा को बचपन से ही देखते आई हूँ कि वो जनता का सेवा करते आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जिस तरह से लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है उसका सब कुछ सॉल्व करते हैं। तो मेरे मन में भी है कि मैं भी जाऊँ जनता में और उनके जितने भी प्रॉब्लम है उनको सुनूँ, समझूँ और उसमें परिवर्तन करूँ। तो मेरी मम्मी पापा इतना अच्छा काम किए हैं कि लोगों में इतना प्यार है कि सब लोग मुझे पहचान रहे हैं कि ये मतलब बीमा भारती और अवधेश मंडल जी की पुत्री है। वैशाली में मछली मारने के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मृतक का शव पोखर से बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या की गई और शव को पोखर में फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्भव योजना के कार्य की प्रगति की आज समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पूरी जानकारी देते हुए ताजा हालात बताए। बैठक में मुख्यमंत्री ने भी कई निर्देश दिए। सीएम ने राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में गंगा जल उद्भव योजना के तहत सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस पर काम करें। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर जलापूर्ति हेतु योजना बनाकर काम करें। साथ ही भूजल स्तर को मेंटेन रखने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहें। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक